हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक टोटल 42 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 43 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया। किसको? सरस्वती नदी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, सरस्वती नदी को नदीत्मा भी कहा गया है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में लगभग 50 बार देखने को मिलती है, जबकि सिंधु की चर्चा जो है सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में किया गया है। गंगा की चर्चा एक बार किया गया है, यानी गंगा का उल्लेख एक बार देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पूछ रहा है कि पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। अब पूछे कि किया किसने था, तो दारा प्रथम करके याद रखिएगा, ईरानी था दारा प्रथम, जिसे हम लोग डेरियस प्रथम करके भी जानते हैं। तो डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। अब दोस्तों, ये डेरियस प्रथम किस वंश से संबंधित था? तो ये था हखमनी वंश से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कालसी स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये किससे संबंधित है? अशोक से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, यानी व्यापार करने का इजाज़त किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 ईस्वी में थॉमस रो था वो अंग्रेज, जिसको जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति दे दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि अंग्रेज को मैग्ना कार्टा किसने दिया था, तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र में बिना टैक्स का व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, जिसको अंग्रेज का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ये याद रखिएगा कि अगर भारत पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा व्यापार करने का मैग्ना कार्टा किसने दिया था, तो वो फर्रुखसियार ने दिया था 1717 में। जबकि पहली बार अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में थॉमस रो को अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मृति में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब ये कब किया गया था? तो 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर बेलूर, कोलकाता के निकट है। कहाँ पे है? कोलकाता के निकट बेलूर है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन जो था उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 7 सितंबर को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसमें एकमात्र कांग्रेस के एकमात्र व्यक्ति ने भाग लिया था। वो कौन थे? बताइए जल्दी से। तो वो थे गांधी जी, जिसमें इसी सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? दोस्तों 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? अगर ये पूछे तो याद रखिएगा कि सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी क्यों हुई थी? तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, उसी दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला के सभी वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार किया था। उसी दौरान राजेंद्र प्रसाद को भी सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांकीपुर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किसने किया था? अगर पूछे तो व्यक्तिगत सत्याग्रही शुरू करने वाले थे गांधी जी, लेकिन प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो इसमें प्रथम सत्याग्रही पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम सत्याग्रही हैं विनोबा भावे, लेकिन शुरू किसने किया था? तो गांधी जी, याद रखिएगा। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और चौथे सत्याग्रही जो थे वो एक लेडीज थी और वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अब चारों पूछा जाता है एग्जाम में, तो अब चारों को याद रखिएगा। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त और चौथा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो दोस्तों मित्र मेला संघ की शुरुआत वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीडी सावरकर। दोस्तों इस मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। ये कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में मित्र मेला संघ का नाम बदल दिया गया था और इसे अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान पटना बांकीपुर में। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को हुआ था और उस समय 27वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था। किसने? आर.एन. मधोलकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांकीपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो वो हो जाएगा जी ऑस्टिन। किसने? जी ऑस्टिन ने कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया था। ये सहकारी संघवाद क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सहकारी संघवाद का मतलब होता है देश में सुचारू रूप से शासन होने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और आपसी निर्भरता जो है सामंजस्य बनाना, ये होता है संघवाद का मतलब, सहकारी संघवाद का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 361 में किसके बारे में ये कहा गया है कि उसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल 17 है। कौन सा? आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी से। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक सुरक्षा दिया जाएगा आपको। आर्टिकल 24 में
कहा गया कि 14 से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते, खतरनाक कारखाने में आप नहीं रख सकते हैं, ये 24 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अब अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था पूछे तो इसका गठन आर्टिकल 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 28 मई 1990 ईस्वी को किया था। कब? 28 मई 1990 ईस्वी को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 263 के तहत किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो दोस्तों लोकसभा को अध्यक्ष के पद पर होते हुए शपथ नहीं दिलाया जाता, जबकि उनके अध्यक्ष पद पर होने के पूर्व भी वह संसद के सदस्य होने के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, और जब वो लोकसभा के मेंबर रहते हैं तभी शपथ ले लिया जाता है, फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो दोस्तों भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे कानून केंद्र बना सकता है, राज्य सूची जिसपे कानून राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची जिसपे कानून राज्य और केंद्र दोनों ही बना सकता है। तो संघ सूची में कितना विषय है? तो इसमें 100 विषय है। राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय है, वर्तमान में 52 है। पहले इसमें 47 था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसकी संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई है। तो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय 52 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची हो जाएगा, यानी कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था सबसे पहले? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम को दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज्य का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकृत करना और लोगों को शासन के प्रक्रिया में शामिल करना होता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण वासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दूसरा ऑप्शन क्या है? चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये नहीं होगा, ये पंचायती राज्य का काम नहीं है। तीसरा है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे मतलब ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो संसद का संसदीय स्वरूप लिया गया है। जबकि जापान से क्या लिया गया? तो दोस्तों जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। और इसके साथ साथ क्या लिया गया? तो केंद्र राज्य संबंध, समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इसमें से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र होता क्या है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र सेवा के क्षेत्र को कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूत निर्माण यानी कि ये उद्योग है, और उद्योग जो है वो दूसरे क्षेत्र में आता है। फसलों की खेती और पशुपालन ये प्रथम क्षेत्र में आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपयोगिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CARE। अगला प्रश्न है, भारत में जिन्सों यानी कमोडिजिट के निर्यात की श्रेणी है। तो कौन कौन सा कमोडिजिट निर्यात की श्रेणी है? ये होता क्या, इसका मतलब क्या होता है कमोडिजिट का मतलब? तो इसका मतलब होता है कच्चे उत्पाद की खरीद, बिक्री तथा विनिमय। चलिए देखते हैं। पहला है परंपरागत निर्यात वस्तु, बिल्कुल सही है। दूसरा है अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, ये भी है कमोडिजिट। तीसरा है अपरंपरागत अच्छी संभावनाएं वाली वस्तु सॉरी, तो ये भी जो है सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 16 अगस्त 1984 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है। अगला प्रश्न है, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरनक। अगला प्रश्न है, बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। यह एक प्रकार का खाई है। दोस्तों बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 27 दिसंबर 1987 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 27 दिसंबर 1987 ईस्वी को, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी तुलना अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से भी किया जाता है। दोस्तों बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान को अनंत हवाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1916 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अक्टूबर। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपदा एवं असमानता से जुड़े मुद्दों को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? दोस्तों खासा जनजाति यह उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। कहाँ की? उत्तराखंड की। दोस्तों खासा जनजाति कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में रहते हैं। इसको मेन जो है खस जनजाति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो दोस्तों कोरिया जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो दोस्तों पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको प्रेरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, इसे डाउन्स करके जानते हैं। अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसे बेल्ट्स और सवाना करके जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। मैग्मा जो है दोस्तों किसको कहते हैं? तो जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चीजें होती है, पिघली हुई चट्टानें होती है, उसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वही ज्वालामुखी से बाहर आ जाती है और वही पत्थर जब ठोस का रूप ले लेती है तो उसे लावा कहते हैं। मतलब जब वो पत्थर बाहर आ जाती है पिघल के तो वो लावा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा है और जो बाहर आ जाता है वो लावा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो OPCW का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। कहाँ पे? द हेग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1947 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। यह विश्व का पहला बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण समझौता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है। दोस्तों स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो N1 साइन अल्फा इक्वल टू N2 साइन बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है स्नेल के नियम का और यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। पहला है क्यूसेक। क्यूसेक जो है वो दोस्तों प्रवाह की दर को नापता है। किसको? प्रवाह की दर को क्यूसेक से मापा जाता है। बाइट किस में होता है? तो बाइट कंप्यूटर में होता है। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं जबकि वार से दाब को मापते हैं। तो इसका सही आंसर 3, 4, 2 और 1 होगा। 3, 4, 2 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो उसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। जिसपे जो दो वस्तुओं पे प्रभाविक संपर्क बल लगता है उसको संपर्क बल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेशीय बल क्या होता है? तो दोस्तों पेशीय बल शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को पेशीय बल कहते हैं। यांत्रिक बल किसे कहते हैं? तो यांत्रिक बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। जबकि घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच जब गति करती है तो उससे उत्पन्न जो विरोध बल होता है, जो विरोध बल लगाया जाता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कोका कोला शीतल पेय में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। अगर पूछे कि इसमें कौन सा गैस पाया जाता है तो CO2 गैस पाया जाता है। सारे कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस पाया जाता है, जबकि बाकी जो ये है कैफीन जो है वो उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? तो दोस्तों जल के अणु में sp3 होता है। कौन सा होता है? sp3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेडियो सक्रिय नहीं है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्कोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? दोस्तों टेप रिकॉर्डर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रामाणिक सिद्धांत क्या होता है? तो परमाणु के परिणाम, आकार और स्थल एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ऐसे प्रामाणिक सिद्धांत होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसमें जीवित कोशिकाओं का ऑक्सीकरण से कोशिका को एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शैवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व दृढ़ोतक कोशिका में क्या होता है? तो परिपक्व दृढ़ोतक कोशिका में काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है ये जीवाणु के आरएनए के संश्लेषण को रोकता है। जीवाणु में आरएनए के संश्लेषण को रोकता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन होता क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को गुना यानी कि वृद्धि होने से रोकता है। बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को नष्ट करके जीवाणु संक्रमण से लड़ता है और उसे फैलने से रोकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों एंटीड्यूरेटिक हार्मोन पार्श्व पीयूषिका यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन क्या है? एडीएच, इसको एडीएच करके भी जानते हैं। दोस्तों ये एडीएच जो है ये मूत्र में उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणित गंध युक्त हरी पीली गैस होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली है? हमारे शरीर के आश्रयदाता प्रणाली कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है वो एक हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए आरामदायक प्रणाली है। यह पाचन क्रिया में भी मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग स्टिग्मा करके भी जानते हैं। तो वर्तिकाग्र से केसर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धूलिमयता यानी कि न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला खनन के उद्योग में जो काम करता है उसे फुफ्फुस धूलिमयता नामक बीमारी होता है। ये बीमारी क्या होता है? तो इसमें फेफड़ा जो है वो काला पड़ने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये कोयला के खान में जो काम करते हैं वो कोयला का धूलकण उनके सांस के रूप में अंदर जाता है और फेफड़े को काला करने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइज हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट कोई सेशन के साथ। जय हिंद।